हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान और तापमान का वितरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास के बाद आप लोग इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं तापमान एवं तापमान का वितरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय यानी इंट्रो या फिर इसकी भूमिका, और तापमान का वितरण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तापमान क्या होता है। कोई आपसे अगर ये पूछे कि तापमान क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि तापमान जो है वो ऊष्मा को मापने की इकाई होती है। सामान्यतः तापमान एवं सूर्यताप के वितरण में क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। यानी कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो सूर्यताप का वितरण क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। अगर तापमान कम होगा तो सूर्यताप की प्राप्ति भी क्या होगी, कम होगी। इतना आपको पता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर विषुवतरेखीय क्षेत्र में सूर्यताप की प्राप्ति सर्वाधिक होने के बावजूद भी क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं होता है विषुवत रेखा का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की घटना होती है, और जहाँ पर वाष्पीकरण की घटना होती है वहाँ पर याद रखिएगा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो विषुवत रेखा है हमारा, उससे 20 से लेकर 25 डिग्री अक्षांश ऊपर और दक्षिण दोनों ओर क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है, लोवेस्ट टेम्परेचर पाया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ऊष्मा पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाता है। तापमान किसको दर्शाता है, ऊष्मा को मापने की इकाई है, और ऊष्मा पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किंतु सूर्यताप का स्थानांतरण नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। और जो तापमान का वितरण है वो क्षैतिज होता है और ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज को प्रभावित करने वाले कारक भी देखेंगे और ऊर्ध्वाधर को भी प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे हम लोग। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्यताप और तापमान में क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। यानी अगर सूर्यताप ज़्यादा होगा तो तापमान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सूर्यताप अगर कम हो जाएगा तो तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थल एवं जल का स्वभाव, उसके बाद देखेंगे सागर तल से ऊंचाई, फिर उसके बाद है सागर तट से दूरी, सतह की प्रकृति, ढाल की दिशा, वायुमंडलीय परिसंचरण, महासागरीय धाराएं। ठीक है, ये सारे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोगों का है अक्षांश या फिर अक्षांशीय अवस्थिति। इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहाँ पर एक डायग्राम बना भी हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर आप इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको ये चीज़ फील होगा कि जो सूर्यताप है यहाँ तिरछी रूप में पहुँच रही है, ठीक है, जबकि यहाँ सीधे सीधे पहुँच रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जहाँ पे सीधे सीधे पहुँच रही है वहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक ऊष्मा होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा। और अगर आप पोलर एरिया में जाएंगे तो वहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने के कारण ऊष्मा कम मिलेगा, यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। फिर यहाँ देखिए स्थल एवं जल का स्वभाव। इस पर भी मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया था कि जल का ऐसा स्वभाव होता है कि जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जल का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी तापमान के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और जो हमारा स्थल है वो भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ बेसिक्स में देखिए, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में लिखा है कि एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको यहाँ से समझिए कि जल और स्थल दोनों का अगर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाना है तो याद रखिएगा उसके लिए स्थल को कम और जल को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जल जो है
वो लेट से गर्म होगा, लेकिन जो स्थल है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि स्थल को कम और जल को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जबकि दोनों सतहों का तापमान तो आपको 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है उसके बावजूद भी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जल की जो है वो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जल की अधिक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट में कि सतह को गर्म होने के लिए आवश्यक ऊष्मा एवं सतह के सापेक्षिक घनत्व के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी जब घनत्व जो है वो कम होता है, ठीक है, तो याद रखिए ऊष्मा जो है उसको ज्यादा ऊष्मा चाहिए रहेगा, और घनत्व जो है वो ज्यादा रहेगा तो उसको कम ऊष्मा चाहिए होगा गर्म होने के लिए। तो यहाँ लिखा है ध्यातव्य है कि जलीय भाग का सापेक्षिक घनत्व जो है स्थलीय भाग की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से जल का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखना है। फिर देखिए सागर तल से ऊंचाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग 3rd वाला पॉइंट जो है वो पढ़ रहे हैं, सागर तट से ऊंचाई। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि सागर तल से ऊंचाई जो है वो भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। याद रखिएगा सूर्य ताप तो समान प्राप्त होगा वो लोगों को, लेकिन उसके बावजूद वहां का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर पढ़ाया था ना नोट वाला, उसको मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कि घनत्व कम होगा तो जल्दी गर्म होगा, घनत्व अधिक होगा तो लेट से गर्म होगा। ये सागर तल से ऊंचाई जो है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप लोग पृथ्वी के ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वहां का वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि वहां का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिए कि वहां जब हाई प्रेशर हो गया है तो उस वजह से वहां जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जा रहे हैं तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जो श्रीनगर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो श्रीनगर है वो 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। अब वहां पर तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि आपको पता है कि अगर समान अक्षांश में भी आप किसी मैदानी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर आपको तापमान अधिक दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में। देखिए चौथा हमारा इंपॉर्टेंट रीजन है सागर तट से दूरी, ठीक है। देखिए याद रखिएगा इस बात को कि अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे तापांतर को समझे तो तापांतर क्या होता है, अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच का जो अंतर है उसे आप तापांतर कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझे तो 2 PM का जो समय होता है, आप लोगों को पता है दोपहर का टाइम, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, सबसे अधिक होता है। जबकि आप अगर 5 AM का टेम्परेचर देखें तो इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपका कॉन्टिनेंट है और ये आपका ओशन है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको ओशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका ओशन है। यहाँ पर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन आती है, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ पर आई, ठीक है, और यहाँ लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लॉन्ग वेव रेडिएशन की परावर्तन की दर है वो कम होगी, यानी कि वो तेजी से आ रही है लेकिन वो क्या हो रही है, कम दर से बाहर निकल रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जल वाष्प इनका अवशोषण तेजी से कर लेगा। अब जब इनका अवशोषण वो तेजी से कर लेगा तो तापांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कॉन्टिनेंट के ऊपर देखिए, कॉन्टिनेंट में आपको पता है कि जल वाष्प का जो दर है वो कम होगा एज कंपेयर टू ओशन। तो जब जल वाष्प का दर कम हो जाएगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के परावर्तन का दर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि समुद्र में यानी ओशन में लॉन्ग वेव रेडिएशन की परावर्तन की जो दर है वो कम होती है, जबकि कॉन्टिनेंट पे लॉन्ग वेव रेडिएशन परावर्तन की दर अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि कॉन्टिनेंट पे अगर अधिक होती है तो तापांतर क्या होता है, तापांतर भी अधिक होता है। इस बात को याद रखना है आपको। आगे देखिए,
अब देखिए दिन में और रात में दो स्थितियों की यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है। ये आपका ओशन है, ये आपका ओशन है, ये आपका कॉन्टिनेंट है। एक बात याद रखिएगा कि जब दिन का टाइम होता है तो जल क्या होता है हमारा, देर से गर्म होता है। देर से गर्म होता है यानी आप बोल सकते हैं कि दिन के समय में जो जल है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां हाई प्रेशर होता है, या इस ड्राइंग में आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, जिस वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो जाता है दिन के टाइम पे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है, या फिर ऊष्मा का या तापमान का स्थानांतरण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। और ये जो स्थल है हमारा, यहाँ लो प्रेशर है, क्यों, क्योंकि भूमि जो होती है, स्थल जो होता है वो दिन के टाइम पे जल्दी गर्म हो जाता है। अब देखिए रात के टाइम पे क्या हुआ, रात के टाइम पे जो कि दिन में जल हमारी ठंडी थी, अब वो धीरे धीरे करके गर्म हो गई और वो क्या होने लगी, ऊष्मा को छोड़ने लगी, यानी ऊष्मा को रिलीज करने लगी। यानी अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और ये क्या होगा, देर से अब ठंडा होगा, क्योंकि अब ये गर्म तो हो चुका है। होते होते क्या करेगा, अब ये यहाँ लो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है। अब देखिए मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वो सागरीय हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो अब हमारा हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो गया है, रात के समय पे। रात के समय पे स्थल में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि स्थल कैसी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इस वजह से, क्योंकि जल्दी ठंडा अपेक्षाकृत समुद्र के, याद रखिएगा कि जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है अपेक्षाकृत किसके, समुद्र के। अब देखिए सतह की प्रकृति, तो याद रखिएगा सतह की प्रकृति का मतलब मैंने आप लोगों को एल्बिडो पढ़ाया था लास्ट वाले क्लास में, ठीक है। वो अगर आप लोगों को वो वाला टॉपिक जो है वो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोगों को जो है वो सतह की प्रकृति भी समझ में आ जाएगी। याद रखिएगा कि अगर कोई गाढ़े रंग का डार्क कलर का सरफेस है तो अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अवशोषण ज़्यादा होगा तो एल्बिडो कम होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। एल्बिडो कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, एल्बिडो कम होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हल्के रंग का सरफेस है तो एल्बिडो ज़्यादा हो जाएगा। एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि अवशोषण तो हो ही नहीं रहा है प्रकाश के किरणों का। अगर सूरज के किरणों का अवशोषण नहीं हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, जैसे ग्लेशियर का सरफेस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए संरचना में लिखा है चिकनी सतह है तो एल्बिडो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये चिकनी सतह है तो जैसे रेज आएंगी तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, तुरंत रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर ये खुरदुरी सतह है तो रेज आएंगी, फिर इनका अवशोषण होगा, फिर थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट होंगी, फिर अवशोषण होगा, फिर देर में रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भूमंडलीय पवने या फिर सनातन या फिर ग्रहीय पवने, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विंड्स होती हैं, ठीक है, वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। याद रखिएगा पछुआ पवने को गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरीके से तापमान के कारकों में आती है या तापमान को प्रभावित करती है ये कारक। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, हम लोग अगर देखें वायुमंडलीय परिसंचरण को सबसे पहले समझ लेते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण, देखिए वायुमंडलीय परिसंचरण का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में वायु का वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर घूमना या फिर प्रवाह होना, एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर आप वायु के प्रवाह को देखें तो पृथ्वी पर तापमान, दाब, सौर ऊष्मा के असमान वितरण एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु का जो प्रवाह है वो होता है। सरल शब्दों में अगर इसको समझे तो आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी को समान रूप से तो गर्म नहीं करता, मैंने आपको ये बात बताया है। भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर कम होता है।
तो इस असमानता के कारण कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, अंतर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे पवन जो है वो बहता है, यानी वायु बहता है, जैसे मान लीजिए वायु जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ठंडक थी वो अब धीरे धीरे इस ओर क्या होने लगेगी, शिफ्ट होने लगेगी, शिफ्ट होने लगेगी। आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये आपका मान लीजिए कि एरिया है जो कि ओशनिक एरिया आप बोल सकते हैं। अब इसका ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दाब है वो कम है। ठीक है, हाई प्रेशर है, दाब कम है, और दाब कम होने की वजह से यहाँ पर जो ठंडी धाराएं हो रही है, ठंडी धाराएं, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो रही है, अंदर की ओर ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, और फिर क्या होंगी, जो बाहर आ रही है ये धाराएं, ये क्या हो जाएगा, ये गर्म धारा हो जाएगा। लेकिन जब ये धारा अंदर की ओर गई थी, ये वाली, तो ये क्या थी, ठंडी धाराएं थी। तो इस वजह से जो ठंडी धाराएं हैं वो बहते बहते किस में शिफ्ट हो गई, गर्म धाराओं में शिफ्ट हो गई। किस वजह से, वायुमंडलीय परिसंचरण की वजह से। ठीक है, क्योंकि वायु का जो बहाव था वो इस ओर से आ रहा था, ठीक है, ईस्टर्न साइड से आ रहा था। तो ये जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल इस तरीके से बहते हुए क्या होने लगा, ऊपर की ओर आने लगा। और जो ऊपर आया वो क्या ऐसा हो गया, वो गर्म हो गया। लेकिन जब वो भीतर की ओर था वो क्या था, ठंडा था। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये जल का अधोमुखी संचरण हुआ है और यहाँ पर जल का ऊपरी मुखी संचरण। तो जो ऊपरी मुखी है वो कैसा हो जाएगा, ऊपरी मुखी जो है वो गर्म है, जबकि ये अधोमुखी था, अधोमुखी कैसा है, अधोमुखी ठंडा है। ठीक है, अब आपको वायुमंडलीय परिसंचरण समझ में आया। अब इसको समझिए, पवन की दिशा या फिर जो मैंने बताया था भूमंडलीय पवने या फिर ग्रहीय पवने, पवन की दिशा और पवन का जो प्रवाह है वो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको 30 डिग्री अक्षांश मिलेगा, फिर 60 डिग्री अक्षांश मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा 90 डिग्री अक्षांश। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक बात और नोटिस करने वाली है, यहाँ पर मैंने आपको बताया 0 डिग्री अक्षांश जो है वो लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, फिर ये हाई प्रेशर, फिर यहाँ पर वापस से लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ये आपको मैंने बताया, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, फिर ये लो प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर। अब देखिए, मैंने बताया कि जो पवन है वो कैसे जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। तो ये जो पवन है इसको हाई प्रेशर से अगर आप लो प्रेशर की ओर भेजें तो इसको जाना ऐसे था, क्योंकि हवाएं इस साइड से आ रही थी तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। फिर उसके बाद है, फिर आपको इधर जाना था लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं, ये वाला बात तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कि अगर आप नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर पे जनरली जो हवाएं होती है वो किस ओर प्रवाहित होती है, बताइए किस ओर प्रवाहित होती है, आपके दाएं साइड प्रवाहित होती है। आपका दायां साइड कौन सा हो जाएगा, सॉरी ईस्ट साइड जो है ये लेफ्ट साइड प्रवाहित होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये ऊपर से आ रही है ना, तो आपकी दिशाएं किस ओर है, आप उस साइड से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट साइड। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस साइड से आ रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साउथ हेमिस्फीयर में आपकी जो हवाओं की दिशाएं हैं वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, और जब आप नॉर्थ साइड से आएंगे तो राइट साइड पे हो जाएगी। तो अब आपको समझना मेनली ये है कि हवाएं जो हैं वो जिस ओर से आएगी वो अपने टेम्परेचर पर उसका इम्पैक्ट लेकर आएगी। मैंने बताया हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, बताइए क्या होता है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर आपको जो है वो लो टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, सॉरी यहाँ पर हाई प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर होने की वजह से ये जो हवाएं बिल्कुल ऐसे आ रही हैं, ठीक है, स्टर्ली विंड जिसे बोलते हैं, ये आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी ठंडी होगी। ठीक है, जबकि ये जो लो प्रेशर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी तो ये भी क्या करेगी, इसको ठंडा करेगी। ठीक है, जबकि आप एक बात और याद रखिएगा, टेम्परेचर कहाँ कम होने वाला है, टेम्परेचर हम लोगों का कम होने वाला है
ये वाले एरिया पे, यहाँ पर आपको सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ पर बताइए, टेम्परेचर कहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है ना, इस वजह से। तो आपको ये छोटा सा चीज समझ में आ रहा है कि जहां पर हाई प्रेशर होगा टेम्परेचर कम होगा, लो प्रेशर एरिया होगा तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जिस तरफ से हवा चलेगी, मान लीजिए हवा चल रही है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, तो क्या होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जब चलेगा विंड तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लो प्रेशर की ओर चल रही है। लो प्रेशर के पास टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पवनें जो है वो जिस क्षेत्र से आती है वहां के तापमान का इम्पैक्ट लाती है। समुद्र से आने वाली जो पवनें हैं वो ठंडी और नम होती हैं, जबकि स्थल से आने वाली पवनें कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है। तो डिपेंड करता है कि पवन की दिशा क्या है, पवन का प्रवाह क्या है। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसको अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है वो पवनें अरब सागर से भारत में क्या लाती है, नमी या फिर ठंडक लाती है। जबकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सहारा से आने वाली जो शुष्क हवाएं होती है वो अफ्रीका एवं जो अरब देश है वहां पर क्या पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। इस पर किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, पवनों की दिशा का या फिर पवनों की जो प्रकृति थी, ठीक है, कि पवन किस प्रकार से कहाँ से आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास समझ में आता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मेरी क्लास को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए टॉपिक पर नए नए क्लास लेकर आ सकूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।